गुड मॉर्निंग। साई की वर्ल्ड IAS के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं फिरोज खान गवर्नेंस ऑफ इंडिया फॉर UPSC के टॉपिक और सिलेबस के बारे में मैं आज बताऊंगा कि हमें मेंस में और PT में क्या क्या इसमें करना चाहिए और कितने कितने क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। और मैं पहले आपको बताना चाहूँगा कि इसका सिलेबस क्या क्या है। तो इसके सिलेबस में हमें सबसे पहले जो टॉपिक है वो है कंपेरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, जिसमें हमें USA की कंपेरिजन करनी है इंडिया से, UK की करनी है यानी कि यूनाइटेड किंगडम की करनी है, और फ्रांस की करनी है और जापान की करनी है। इसका मतलब हमारा ये होता है कि अगर हम एक दूसरे की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसे अगर नहीं समझेंगे तो फिर मान लीजिए एज ए IFS अगर हम कहीं एम्बेसडर बन जाते हैं तो हमें उनके शासन और प्रशासन की कोई जानकारी नहीं होगी। इसलिए छोटी छोटी या थोड़ी थोड़ी जानकारी, बेसिक नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस USA, UK, जापान एंड फ्रांस की हमारे पास होनी चाहिए कि उसका सिस्टम कैसे काम करता है और मेरे इंडिया का सिस्टम कैसे कैसे काम करता है। फिर हम देखते हैं कि उसके पास कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन हमें देखना होता है, क्योंकि कोई भी चीज अगर अनकंट्रोल्ड हो जाए तो वो डिक्टेटर का रूप ले लेती है। वो डिक्टेटर बनने की उसकी जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाती है। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन पर कंट्रोल होना चाहिए, हमारे लोगों का भी होना चाहिए, हमारी पार्लियामेंट का भी होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव्स का भी होना चाहिए। यानी कि हर आदमी चेक एंड बैलेंस में रहना चाहिए। कोई भी आदमी इधर उधर ना हो जाए कि वो अपने आप को सुपर समझने लगे या वो समझने लगे कि मेरे आगे कोई नहीं है। इसलिए हमें जो है उस पर कंट्रोल रहना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन पर किसका रहना चाहिए? लेजिस्लेटिव का, यानी कि मेरी पार्लियामेंट के लोगों का भी उस पर कंट्रोल रहना चाहिए। वो कैसे कैसे रहता है, तो मैंने आपको एक बेसिक बात बता रहा हूं कि बजट के जरिए कंट्रोल करती है मेरी लेजिस्लेटिव। बजट को इंप्लीमेंटेशन कौन देता है? एडमिनिस्ट्रेशन देता है। तो उससे पूछताछ भी करती है, आपने कहां कहां खर्च करा, कितना करा, ऑडिट करती है उसका। ठीक, तो हमारा लेजिस्लेटिव का कंट्रोल का कोई एक इंस्ट्रूमेंट नहीं, कई इंस्ट्रूमेंट है। बजट है, क्वेश्चन हावर्स है, सेंस्योर मोशन है, नॉन कॉन्फिडेंशियल मोशन है। तो इसके जरिए हम इस पर कंट्रोल करते हैं। इसके लिए पॉलिसीज बनाते हैं, कब प्रमोशन करना है, कैसे रिक्रूटमेंट करना है, कैसे टर्मिनेट करना है। तो ये क्या है? एक कंट्रोलिंग इंस्ट्रूमेंट है हमारे, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन पर हम क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं इसके जरिए। उसके बाद है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का तो सीधा कंट्रोल है, क्योंकि जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर हैं हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं वो किसके अंडर में काम करते हैं? सीधे एग्जीक्यूटिव के मंत्री के अंडर में काम करते हैं। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मेंबर्स हैं उनके अंडर में सीधे सीधे काम करते हैं। तो उनसे तो सीधा सीधा कंट्रोल ही है उनका, एग्जीक्यूटिव्स का। अगला पॉइंट हम ये देखते हैं कि इसमें जुडिशरी कंट्रोल कैसे है। तो जुडिशरी कंट्रोल कैसे है? जुडिशरी कंट्रोल के लिए जो हमारी हायर जुडिशरी है, लोअर जुडिशरी है, उसका भी एडमिनिस्ट्रेशन पर कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। कि मान लीजिए आपने फंडामेंटल राइट्स का वायलेंस करते हुए किसी को अरेस्ट कर लिया हो। अरेस्ट करने का पहला कॉज है ना कि अरेस्ट करने से पहले उसका कॉज बताएगा क्यों अरेस्ट कर रहे हैं। 24 घंटे के अंदर अंदर किसी शख्स मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा। उससे पहले ही आपने इलीगल डिटेन कर रखा हो, बंद कर रखा हो, उसे यही नहीं पता मेरे खिलाफ ऐसी क्या बात है या मेरे खिलाफ कोई FIR है या नहीं, मैंने कोई क्राइम किया है या नहीं किया है। तो हमारे जुडिशरी के पास आपने सुना होगा 5 रिट होती है जो वो इशू करती है। जैसे कहते हैं हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस मतलब यह है कि वो टू हैव बॉडी, सह शरीर मेरे सामने प्रस्तुत करो कैसे आपने किसी को इलीगल डिटेन कर रखा है। तो यह भी एक कंट्रोल है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन कोई भी किसी आदमी को जो उसके बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं एक आम आदमी के, उसका वायलेंस नहीं कर सकता। अगर वो करेगा तो आपको पता ही रिट हो जाएगी। मैंडेमस, कोवारेंटो, प्रोहिबिशन, ये सब क्या है? ये सब इंस्ट्रूमेंट है किसके? जुडिशरी के। किस पे? एडमिनिस्ट्रेशन पर कंट्रोल करने के। सेकंड, इसमें बात हो जाए कि अगर आपने जुडिशल एरिया का वायलेंस कर दिया हो, मान लीजिए अपने एरिया में जो चीजें हो रही थी उसके बाहर जाके आप कोई काम कर लेते हो, तो जो ओरिजिनल यानी कि जुडिशल एरिया का जो वायलेंस है उसको हायर जुडिशरी या लोअर जुडिशरी आपसे पूछेगी भी आपने ऐसा क्यों करा, आपके तो अधिकार क्षेत्र में ही नहीं थी ये बात, आपने कैसे क्यों करा। तो उसके बाद पब्लिक का कंट्रोल कैसे है? पब्लिक कैसे कंट्रोल करेगी? तो पब्लिक के कंट्रोल में पब्लिक पॉलिसी मेकिंग और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में दोनों साथ देती है। जो सोशल प्रॉब्लम्स है हमारी, वो हमारे कौन राजनीतिक जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी है वो अपने मैनिफेस्टो में देती है
और वो कहती हैं कि भाई हम इस पर कानून बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए अभी ट्रिपल तलाक पर मोदी जी ने एक कानून बनाया, तो वो कहीं ना कहीं सोसाइटी में प्रॉब्लम थी हमारे। अब अगर उस पर कानून बन जाए, उसका इंप्लीमेंटेशन ना दिया जाए, तो दोबारा अगर इलेक्शन होगा तो जनता से सवाल पूछेगी उन लोगों से कि भाई आखिर आपने ये जो कानून बनाया क्यों नहीं हुआ। तो जनता का जो सीधा अट्रैक्शन है वो किससे? एडमिनिस्ट्रेशन से सीधा है, और किसी से नहीं है इतना जितना किससे सीधा एडमिनिस्ट्रेशन का लोगों से है। तो लोगों का कंट्रोल है। आपने सुना होगा आरटीआई, सिटीजन चार्टर, एंटी करप्शन, ठीक, ई गवर्नेंस, काम कितनी जल्दी से हो रहा है। मतलब हम कहना चाहते हैं ई गवर्नेंस का मतलब होता है कि काम ऑनलाइन होना चाहिए, जिसका ये इंफॉर्मेशन मेरे पास भी होनी चाहिए कि मेरे इस एप्लीकेशंस पे या इस डॉक्यूमेंट्स पे ये काम हुआ है या नहीं हुआ है। ट्रांसपेरेंसी चाहिए उसके लिए, ये मुझे पता होना चाहिए इस पर काम क्या हो रहा है, काम क्या नहीं हो रहा है। तो हमारा जो सेकंड इसका टॉपिक है वो क्या है? कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन है। तो इसमें हम बताएंगे कि लेजिस्लेटिव का किस इंस्ट्रूमेंटों के जरिए एडमिनिस्ट्रेशन पर कंट्रोल है, एग्जीक्यूटिव का कैसे है, एंड जुडिशरी का कैसे है, ई गवर्नेंस क्या, पब्लिक का कैसे है, आईटीआई कैसे कैसे काम करता है, किन किन लोगों की इंफॉर्मेशन चाहिए, कितने दिन में चाहिए, उसके लिए क्या कोई अफसर अपॉइंट कर रखा है या नहीं कर रखा हमने, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे एंड डिस्ट्रिक्ट्स पे। तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं इन चीज़ों से भी कंट्रोल रहता है कि अगर वाहियात काम करोगे तो पता ही कच्चा चिट्ठा जाएगा आपका निकल के, और आपको देना पड़ जाएगा आरटीआई में। ठीक, उसके बाद जो थर्ड टॉपिक है इसका है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए हम देखते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का रोल क्या है इंडिया में। तो हम पहली बात देखेंगे सेंट्रल सेक्रेटरीट। सेंट्रल सेक्रेटरीट सारे सेक्रेटरीट को अपने अंदर में समाये हुए हैं, समझे? जितने भी मिनिस्ट्री है सबके सचिव कहाँ बैठते हैं? एक सेंट्रल सेक्रेटरीट में बैठते हैं। वो क्या क्या रोल करता है, वो पॉलिसी मेकिंग में कितना काम करता है, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में काम कितना करता है, एडमिनिस्ट्रेशन पर कंट्रोल कैसे करता है, समझ लो। फिर उसके बाद देखते हैं कैबिनेट सेक्रेटरीट। कैबिनेट सेक्रेटरीट मैंने आपको बताया, कैबिनेट का मतलब केबिन से बना। केबिन का मतलब छोटी जगह जहां कुछ लोग बैठ सकते हैं। कैबिनेट सेक्रेटरीट जो है कैबिनेट की जितनी पॉलिसी मेकिंग एंड इंफॉर्मेशन देने वाला वो कौन है? कैबिनेट सेक्रेटरीट है। कैबिनेट को जाएगी, कैबिनेट उस पर स्टडी करेगी, डिबेट करेगी, उसको पास करेगी, तब वो जाके आगे जाके एक बिल का रूप लेगा, आगे चलकर कैबिनेट नोट्स बनेगा उसका, फिर वो बिल का रूप लेगा, पार्लियामेंट जाएगा। उसके बाद देखते हैं पीएमओ। पीएमओ अपने यहाँ पे में आपको पता ही है कि एक जहाज का एक अकेली स्टीयरिंग है। पीएम साहब कौन है? कैबिनेट के जहाज के स्टीयरिंग है, उनके बिना जहाज नहीं चलेगा। पायलट है वो, एक तरह से अकेले पायलट है। और आपको मैंने बताया भी है कई बार ऐसा क्लास में कि पायलट कैसे है कि अगर वो अपना रेजिग्नेशन कर दे तो सीएम बचता ही नहीं। तो उनके लिए एक ऑफिस बनाया गया है। ऑफिस पीएमओ कैसे काम करता है, क्या क्या उसका रोल है, प्रशासन पर कैसे कंट्रोल करता है, सारी पॉलिसीज कैसे बनती है। तो हम इसमें ये देखते हैं कि ये सेंट्रल सेक्रेटरीट, इसके 3 टॉपिक इसमें देखने होते हैं गवर्नेंस के। एक्चुअल में ये है मेंस के टॉपिक सारे। पीटी में भी 1-2 क्वेश्चन इससे पूछ लिया जाता है, कैबिनेट सेक्रेटरीट से, सेंट्रल सेक्रेटरीट से, कैबिनेट सेक्रेटरी से भी पूछ लेता है कैबिनेट सेक्रेटरी का रोल क्या होता है। ठीक है, कहते हैं वो सपनों का पद होता है, आईसीएस के सपनों का पद होता है। ठीक, तो उसका अपने आप में पूरे इंडिया के प्रशासन को संभाले हुए होता है। उसके बाद हम देखते हैं स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में देखेंगे स्टेट सेक्रेटरीट सेम काम करता है जैसे सेंट्रल सेक्रेटरीट काम करता है। स्टेट में जितने भी डिपार्टमेंट है सबके सेक्रेटरी कहाँ बैठेंगे? वहाँ बैठेंगे। इनका राजनीतिक प्रमुख वहाँ का मंत्री होगा, और जो प्रशासनिक प्रमुख होगा वो कौन होगा? सेक्रेटरी होगा। तो ये अपने आप को पूरे स्टेट को घेरे हुए सारे सेक्रेटरी वहाँ बैठे, सारे मंत्री वहाँ बैठेंगे। जिनका राजनीतिक हेड कौन होगा? एक पॉलिटिशियन होगा, और जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होगा वो कौन होगा? एक सेक्रेटरी होगा। उसके बाद देखते हैं चीफ सेक्रेटरी। चीफ सेक्रेटरी अपने आप में एक सीनियर आईसीएस अफसर होता है, ब्यूरोक्रेट्स होता है। ठीक, जो कैबिनेट के बराबर ही काम, कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर ही काम करता है स्टेट में। कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर ही काम करता है स्टेट में, चूंकि एक ही होता है, सीनियर मोस्ट होता है। सारे जितने भी आईसीएस स्टेट में होते हैं, सब उसके अंडर में काम करते हैं, उससे एडवाइस लेते हैं, उसकी सारी बातों को मानते हैं। समझे? एडवाइस भी लेंगे और उसकी बातों को मानेंगे। ठीक, डायरेक्टरेट एक्चुअल में होता है कि
मैंने आपको बताया एक स्टाफ एजेंसी होती है जो इंफॉर्मेशन देने वाली एजेंसी कहलाई जाती है, और एक लाइन एजेंसी होती है। ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के टर्म है दोनों, स्टाफ एजेंसी एंड लाइन एजेंसी। लाइन एजेंसी काम करने वाले लोग होते हैं जो सीधे जनता से संपर्क में आते हैं। स्टाफ एजेंसी सीधी जनता के संपर्क में नहीं है, वो पॉलिसी मेकिंग कर रही है, पॉलिसी को इंप्लीमेंटेशन देना काम डायरेक्टर का होता है। जैसे कहते हैं हिंदी में निदेशालय, हर स्टेट में होता है, डिस्ट्रिक्ट पे होता है, काम करने वाले ऑर्गेनाइजेशन है, इन्हें लाइन स्टाफ भी बोलते हैं हम, और जो वो स्टाफ होते हैं वो अलग होते हैं। डिविजनल कमिश्नर, अब डिविजनल कमिश्नर जैसे डिपार्टमेंट, जैसे स्टेट को कई डिविजन्स में बांटा है, तो उसके ऊपर एक क्या होता है, कमिश्नर होता है। तो कमिश्नर का रोल क्या है उस कमिश्नरी में, कलेक्शन किसका करेगा, रेवेन्यू को करेगा या नहीं करेगा, ठीक है, क्या लॉ एंड ऑर्डर संभालेगा नहीं संभालेगा, सारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उसके अंडर में काम करेंगे नहीं करेंगे, दैट कॉल्ड डिविजनल कमिश्नर। क्योंकि स्टेट को बांटा गया कैसे, पहले सेंटर को बांटा स्टेट में, स्टेट को बांटा क्या कमिश्नरी में, कमिश्नरी को बांटा डिस्ट्रिक्ट में, फिर डिस्ट्रिक्ट को बांटा तहसील में, फिर ब्लॉक में, फिर रूट लेवल पर गांव में आ गए हम लोग। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो हर आदमी एक एक जगह कैसे कैसे है, वो अफसर है, कैसे कैसे काम कर रहा है, वो उससे काम करवाया जा रहा है। फिर सीधा सीधा जहां आपको जाना है वहीं आ गए हम लोग। क्या है ये, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। भाई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का काम क्या है, तो ये हमें पता होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आज से तो है नहीं, अगर आप मुगलों में जाकर देखो तो सरकार इसी कहा गया अकबर काल में, सरकार जिले को कहा गया। फौजदार और दीवान दो आदमी बैठते थे, वो समझ रहे हो मुगल में। तो यहां रोल ऑफ सिविल सर्विस इन डेमोक्रेसी, रोल ऑफ सिविल सर्विस इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में सिविल सर्विस का रोल क्या है, तो आप देखेंगे सिविल सर्वेंट, जो सिविल सर्विस के लोग हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो कहीं ना कहीं पॉलिसी मेकिंग में और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में दोनों साथ दे रहे हैं। क्योंकि पॉलिटिशियन को इंफॉर्मेशन देना किसी के बारे में, कलेक्शन उसका करके देना, उसे बताना, रूल मतलब बिल में उसे मेंशन कराना, किसका काम है, पहला काम उसका है। लॉ एंड ऑर्डर संभालना किसका काम है, उसका काम है। लोगों को जो स्कीम्स है उनका बेनिफिट देना किसका काम है, इसका काम है। चेक एंड बैलेंस रखना इनका काम है, ठीक। तो कोई एक काम नहीं है, लेकिन क्या है कि इसके कई लोगों ने क्रिटिसाइज भी करा कि ये ब्रिटिश लेगेसी है, इसे हटाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। लेकिन ऐसा है कि ये स्मूथली पूरी तरीके से काम करता है, बस शर्त ये कि इसके ऊपर कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। अगर कंट्रोल नहीं होगा तो अनकंट्रोल चीजें आदमी को नुकसान देती हैं, वो नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, क्या क्या रोल है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के, अब आप समझ सकते हो। लॉ एंड ऑर्डर संभालेगा, सारी विलेज का डेवलपमेंट करेगा, डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट करेगा, सारी पेंशन्स दिलवाएगा, पीडब्ल्यूडी उसके अंडर में होगा, हेल्थ उसके अंडर में होगा। जितने काम एक स्टेट में सीएम के अंडर में आते हैं, जितने काम कैपिटल में होते हैं स्टेट की, उतने ही काम एक जिले पे होते हैं, और सब में उसके रोल पूरा पूरा होता है, वो उतने काम अकेला करता है, और ऐसा कोई काम नहीं बचता उसका जो वो नहीं करता। इसके बाद सबऑर्डिनेट हायरार्की, सबऑर्डिनेट हायरार्की में उससे नीचे कौन होगा, एडमिनिस्ट्रेशन में तो ये होगा, पुलिस में कौन कौन होगा, उससे नीचे कौन होगा, सबसे नीचे कौन होगा, तो उसमें उसके भी रोल देखेंगे। तहसीलदार का काम क्या है, एसडीएम का काम क्या है, एडीएम का काम क्या है, एएसपी का काम क्या है, एसपी का काम क्या है, ठीक, तहसीलदार का काम क्या है, ब्लॉक अफसर का काम क्या है। तो हमें तो रूट लेवल तक जाना है, उस हायरार्की में कौन, किसकी जिम्मेदारी क्या है, उसका रोल क्या है, वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, ये सारी बातें हम उसमें देखती हूँ। क्योंकि हमें ये सिखाना चाहिए आपको पहले ही, हालांकि ट्रेनिंग लवासना में तो आपकी होगी जैसे भी होगी, लेकिन हमें यहाँ भी ये बात सिखानी चाहिए कि कैसे कैसे हमें वहाँ काम करना है। जिलाधिकारी अगर एक जो छोटा सा अफसर है गाँव का ही, विलेज लेवल का, तो उससे आपका सीधा संपर्क होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, अनकंट्रोल हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो उस पर आपका कंट्रोल होना चाहिए। उसके बाद सिविल सोसाइटीज, जैसे कि आपने देखा होगा कुछ ऐसी सोसाइटीज होती हैं जो कहीं ना कहीं कंट्रोल ही करती हैं हमारे शासन प्रशासन को। एनजीओज, एचएससी, वुमेन का कोई एनजीओ हो सकता है, विकलांगों का हो सकता है, कोई हैंडीकैप्ड्स का हो सकता है, जो कहीं ना कहीं अपनी सोसाइटी का क्या करें डेवलपमेंट करने के लिए ऐसी कुछ सिविल सोसाइटीज हमारे साथ होती हैं, जो फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली एंड सोशली एंड और
ATC पॉलिटिकल जो मजबूत और अवेयर कर रही हूँ हमारे लोगों को। ऐसी सोसाइटियाँ हैं, बहुत हमारे यहाँ सोसाइटी हैं जो काम कर रही हैं और वो कहीं ना कहीं उनका रोल भी अच्छा रहा है। चलिए, तो आपके कितने हो गए ये टॉपिक। अब है लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे मेन चीज क्या है इंडिया में, यही तो है। क्योंकि जितना भी ट्रेडिंग होगी या जितना इन्वेस्टमेंट होगा किस में होगा, पीस एरिया में होगा, शांतिपूर्ण तरीके से होगा। अगर मान लीजिए कोई इन्वेस्टर आए इंडिया में और उसे पता लगा लोग हफ्ता वसूलने वाले मिल जाए, तो इन्वेस्टमेंट करेगा? नहीं करेगा। इसका मतलब जब भी डेवलपमेंट होगा किस में होगा, शांति के पीस के एरिया में होगा, पीसफुल एनवायरमेंट में होगा, या नहीं होगा। अगर वहाँ भाग दौड़ होगी, मारपीट होगी, या फिर वो इधर उधर के हफ्ता वसूली वाले आ जाएंगे, तो आपको लगता है वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। क्यों करेगा? अपना पैसा डुबाएगा थोड़ी। इन्वेस्टमेंट करने का मतलब प्रॉफिट के लिए आया, प्रॉफिट उसे की वजह उसे लॉस हो जाए तो वो नहीं इन्वेस्टमेंट करेगा। इसलिए क्या है कि लॉ एंड ऑर्डर का होना बहुत जरूरी है। लॉ एंड ऑर्डर का होना बहुत जरूरी है, वो मेंटेन होना चाहिए। जैसे कि अभी आपने नाम सुना होगा, योगी जी हो रही है पूरे इंडिया में। अभी जब आपने देखा होगा पंजाब में एक वो सिंगर्स थे, क्या नाम था उनका, मूसेवाला, तब पंजाब के आम जनता ने ये रिक्वायरमेंट की, ये रिक्वेस्ट की कि भाई हमारे यहाँ भी CM कैसा होना चाहिए, योगी जैसे होने चाहिए। कम से कम लॉ एंड ऑर्डर पर बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब लॉ एंड ऑर्डर का मतलब है कि आदमी वहाँ डेवलपमेंट कर लेता है। आपने देखा होगा अपने इंडिया के कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ आदमी इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टर आना ही नहीं पसंद करते, निवेश करना ही नहीं पसंद करते। वजह यही वजह है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर मजबूत नहीं। तो लॉ एंड ऑर्डर में ये रोल देखा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या है या सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रोल है लॉ एंड ऑर्डर में। तो आप देखेंगे लॉ एंड ऑर्डर में सेंट्रल गवर्नमेंट का सबसे पहला काम है, एक होम मिनिस्ट्री में आती है पैरामिलिट्री फोर्सेस, CRPF, BSF, CISF, समझ लो। एक तो इनका रोल है। बाउंड्री पे अगर हम जाते हैं तो हमारे पास आर्मी भी है, ठीक। आर्मी कितनी है हमारे पास? 3 है। एयरफोर्स है, नेवी है, एंड हमारी खुद की आर्मी। तो ये क्या है, ये भी कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर में अपना रोल निभाती है। उसके बाद देखेंगे जनरल पुलिस सिस्टम। तो जनरल पुलिस सिस्टम क्या है कि जनरल पुलिस सिस्टम हर स्टेट में अलग अलग है। कहीं कमिश्नरेट है, कहीं डायरेक्टरेट है, कमिश्नरेट है। जैसे कि भी अभी आपने देखेंगे दिल्ली में क्या है, कमिश्नरेट है। लॉ एंड ऑर्डर संभालने की जिम्मेदारी पुलिस कमिश्नर की है, दिल्ली पुलिस कमिश्नर की। स्टेटों में अलग अलग है। वहां एक स्टेट में सबसे बड़ा होता है GDP, DGP, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। उसके अंडर में पूरे स्टेट की पुलिस होती है। अगर हम आप जाके देखें उस पर डिस्ट्रिक्ट पे, तो कहीं कहीं पुलिस सिस्टम, कहीं कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, कहीं जिलाधिकारी लॉ एंड ऑर्डर के लिए रेस्पॉन्सिबल है, कहीं पुलिस रेस्पॉन्सिबल है लॉ एंड ऑर्डर के लिए। तो अभी जैसे यूपी में कई स्टेट में, कई डिस्ट्रिक्ट में देखा कमिश्नरेट लगा दिया इन्होंने। गौतम बुद्ध नगर में लगा दिया है, गाजियाबाद में लगा दिया, मेरठ में लगा दिया है, और लखनऊ में लगाया है, ठीक। और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में अभी जो जिलाधिकारी रेस्पॉन्सिबल है लॉ एंड ऑर्डर के लिए, ठीक। एक मेट्रोपॉलिटन पुलिस है। एक्चुअल में ये कोई नया चीज नहीं है। जैसे कि मान लीजिए अभी अभी दिल्ली पुलिस की बात कर लेते हैं हम आप लोग। तो दिल्ली पुलिस किसके अंडर में आती है? होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। तो दिल्ली एक मेट्रोपॉलिटन सिटी भी है। तो दिल्ली पुलिस ही मेट्रोपॉलिटन सिटी का पूरा रोल निभाती है, और लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के लिए कौन है? दिल्ली पुलिस को। समझ रहे हो? उसके बाद हम आते हैं पब्लिक इंटरप्राइजेस पे। तो पब्लिक इंटरप्राइजेस कैसे कैसे रोल कर रहे हैं, गवर्नेंस में क्या क्या काम है उनका। तो कॉन्सेप्ट ऑफ बजट। तो बजट के कॉन्सेप्ट हम देखते हैं कि बजट कैसे कैसे बनता है। स्टेट का अलग होता है, सेंटर का अलग होता है। पहले हमारे यहाँ 2 बजट आते थे, आज एक ही बजट आता है, रेल बजट और आम बजट। अब आज सीधा सीधा आम बजट ही है हमारा, कोई रेल बजट हमारे पास नहीं आता। अगर हम बाहर के देशों में देखें तो अलग अलग बजट नहीं, एक ही बजट है हमारी, मैक्सिमम हमने जो देखा है, ठीक। बजट फॉर्मेशन, बजट कैसे कैसे बनता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री कैसे कैसे अपनी ग्रांटों की डिमांड मांगती है, लोगों से डिमांड मांगती है भी अपना नेक्स्ट ईयर का क्या आपका खर्चा है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप बताइए कितना कितना खर्चा है, डिमांड मंगाती है। फिर वो उसे एक जगह करती है, टैक्सेशन को अलग लेकर चलती है कि कितना टैक्स बढ़ाया जा सकता है, कितना टैक्स घटाया जा सकता है, डायरेक्ट टैक्स से हमें कितनी इनकम हो जाएगी और इनडायरेक्ट टैक्स से हमें कितनी इनकम होगी। इन चीज़ों को हमें इसमें देखना होता है। फॉर्मेशन कैसे होता है, बजट कैसे कैसे बनता है। तो आपको पता ही कि बजट बनाने के लिए एग्जीक्यूटिव रेस्पॉन्सिबल है और पास करने के लिए पार्लियामेंट रेस्पॉन्सिबल है। बजट पास करने की जिम्मेदारी किसकी है? पार्लियामेंट की। बजट बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? एग्जीक्यूटिव की।
जिसमें स्पेशली फाइनेंस मिनिस्टर काम करते हैं। सारे लोगों से अपने ग्रांट मंगाते हैं और ग्रांट अलग अलग ग्रांट पास होती है। तो आपको मैंने बताया था भी और बता भी रहा हूँ कि उसे पास करना, मैंने कहा हमारे यहाँ की जो पार्लियामेंट है वो किसी भी ग्रांट को घटा तो सकती है, बढ़ा नहीं सकती है। किसी भी ग्रांट को घटा तो सकती है, बढ़ा नहीं सकती है। हालांकि एक दो एक्सेप्शन वर्ल्ड में ऐसे भी हैं जहां बढ़ा दी जाती है, तो क्योंकि वहां सेपरेशन ऑफ पावर है, मेरे यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, इसलिए बजट को पास करना ये किसकी जिम्मेदारी है? पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है। ठीक, उसके बाद में आ जाता है इनएक्ट ऑफ बजट। बजट पास किसे मान लिया जाता है? तो मैंने कहा मनी बिल और फाइनेंस बिल मिलकर इजिकल टू क्या कहलाते हैं? एप्रोप्रिएशन बिल, आर्टिकल 114, जिसके जरिए हम कहते हैं कि अब ये बजट पास हो गया है। बजट पास होने का मतलब है कि सीधा एक तरह से आपको चेकबुक मिल गई है, आप जाके कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा ले सकते हो। बजट का इंप्लीमेंटेशन कैसा होगा? वो मैंने कहा डिस्ट्रिक्ट लेवल तक होगा। जिस जिस डिपार्टमेंट को जो जो ग्रांट मिली है वो उसे जिस जिस काम के लिए मांगा गया पैसा है उस काम के लिए उससे एलिजिबल हो जाती है, वो उस काम को करती है और उसका फिर हम एक ऑडिट करते हैं, जिसमें आपने अकाउंटिंग ऑडिट के जिस आइटम के लिए आपने पैसा मांगा था वो उस आइटम में खर्च हुआ है या नहीं हुआ है, वो काम हुआ है या नहीं हुआ है, इसका ऑडिट करने की जिम्मेदारी हमारे कैग की होती है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो आर्टिकल 148 में है। और वो ये बात देखता है कि जिस आइटम के लिए आपने हमसे पैसा मांगा था, हमारी पार्लियामेंट ने पास करा था, उसी आइटम में वो खर्च हुआ है या नहीं हुआ है, वो काम हुआ है या नहीं हुआ है, इसका ऑडिट करना ये कैग की जिम्मेदारी है। और कैग अपनी रिपोर्ट देते हैं प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को देते हैं एक पार्लियामेंट्री कमेटी जो होती है परमानेंटली, जिसे कहते हैं पीएसी, पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है, जिसमें 22 मेंबर्स होते हैं, 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। और वो कैग की रिपोर्ट की जांच करती है। उसकी कुछ स्पेशलाइजेशन है उसका कुछ, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि उसका जो हेड होगा, पीएससी का जो हेड होगा, जो वो होगा अपोजिशन लीडर इन लोकसभा। तो आप देखेंगे चेक एंड बैलेंस कैसा दिखता है हमें कि भाई लोगों का बजट, लोगों ने पास करा बजट और लोग ही उसका ऑडिट कर रहे हैं। तो ये एक हमारा चेक एंड बैलेंस होता है, जिसमें हम ये देखते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या चीज़ें कमी पकड़ी तो ऑडिट कौन करेगा? कैग अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को होगा, प्रेसिडेंट उसे पार्लियामेंट के दोनों हाउस में रखेंगे और वो जैसे ही पार्लियामेंट के दोनों हाउस में जाती है वो रिपोर्ट तुरंत सेंड कर दी जाती है पीएससी के पास। और पीएससी में चूंकि जनता के लोग बैठे, पैसा किसका था? जनता का था, जनता के लोग उसका ऑडिट करते हैं। इसे कहते हैं हम चेक एंड बैलेंस, कि कोई भी यहाँ से तानाशाही के रूप में नहीं ले सकता। दूसरी बात यह है कि बजट, हम किसी भी एग्जीक्यूटिव को एक बजट नहीं देते, एक साल के लिए बजट देते हैं, उसके बाद वो दोबारा हमारे पास बजट लेके आता है। ऐसा नहीं है 5 साल का एक बजट दे देते हैं उसको। ठीक, वो दोबारा हमारे पास आता है, फिर हम उससे पूछते हैं कि पिछली बार जो हमने आपको पैसा दिया था वो कहाँ कहाँ कितना कितना खर्च हुआ है, ये हमें आप पहले बताइए। उसकी रिपोर्ट हमारे कैग के जरिए हमें मिल जाती है, जिससे हमें पता लग जाता है कि वो काम सही हुआ या नहीं हुआ है। क्योंकि जनता के पैसे की बर्बादी हम आपसे नहीं करा सकते, क्योंकि पैसा कहाँ से आ रहा है? टैक्सेशन से आ रहा है, तो जनता ही दे रही है पैसा। चलिए, तो आप ये बात समझ के पब्लिक एंटरप्राइजेस में कि कॉन्सेप्ट ऑफ बजट है, बजट इन फॉर्मेशन है और इनएक्ट है, इम्प्लीमेंटेशन है, अकाउंट ऑडिटिंग है। ये बात आपको समझ में आ गई कि कैसे कैसे इसका ऑडिट होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी का, मेंस का। इसमें कई बार पीटी में क्वेश्चन पूछ लेता है वो सीधा सीधा बजट से कि गिलोटिन क्या होता है, यानी बटन अकाउंट्स क्या होता है, रूल ऑफ लैप्स क्या होता है। फिर हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, इंपॉर्टेंट पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट। तो इसमें देखेंगे रिफॉर्म, पुलिस रिफॉर्म, एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म, जुडिशली, पॉलिटिकल, एटीसी। पुलिस रिफॉर्म आपने सुना होगा कि अभी 1861 का ही पुलिस एक्ट से हम आज भी रेगुलेट हो रहे हैं, चला रहे हैं। तो उसमें क्या क्या हमारे पास रिफॉर्म हुए हैं, नहीं हुए हैं। कई हमने कमीशन बनाए हैं, उनकी अपनी अपनी रिकमेंडेशन दी हैं कि पुलिस को ऐसा काम करना चाहिए, पुलिस को जनता के साथ मित्रता के साथ व्यवहार करना चाहिए, है नहीं। उसमें हमने इम्प्लीमेंटेशन कहाँ दिया है, सुधार हुआ है या नहीं हुआ है, अभी कितने कितने कमीशन बने हैं, उन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशन की है, उनका रिजल्ट क्या मिला, ये हमें आपको पता होना चाहिए कि पुलिस अब वो वाली पुलिस नहीं है, अब पुलिस सुधर गई है, उसमें का मानवीय चेहरा सामने आने लगा है। अब पुलिस उस तरीके से काम नहीं करती है। ठीक, एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या रिफॉर्म हुए, पहले जिलाधिकारी के रोल क्या थे, आज जिलाधिकारी का रोल क्या है। ऐसे भी हमने कई कमीशन बनाए हैं, जैसा आपने सुना होगा सरकारिया कमीशन, सरकारिया कमीशन है, उसने बताया है कि जिलाधिकारी को क्या रोल नहीं है। अभी कैसे कैसे उसके रोल बदले हैं जिलाधिकारी के।
एग्जाम्पल आपको मैं देता हूँ, अभी कोरोना जब हमने लॉकडाउन लगाया तो उसका रोल क्या क्या बढ़ाया घटाया, उसने कैसे कैसे मैनेज किया उस डिस्ट्रिक्ट को, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? जिलाधिकारी की थी। तो एडमिनिस्ट्रेशन में और उसे टेक्निकल बनाया जाए, यानी उसे पूरी जो टेक्निक्स आनी चाहिए कंट्रोल करने की। कुछ हमारे शोध यानी कि रिसर्च वर्क भी होना चाहिए, नए नए इनोवेशन होने चाहिए, जिससे हमारा जिलाधिकारी भी अपडेट रहे, सारी चीज़ों की जानकारी रहे। उसे टीकाकरण कैसा हुआ है, उसका कोरोना का जो वैक्सीनेशन हुआ है वो कैसे कैसे हुआ है, हर आदमी को हुआ है नहीं हुआ, रेस्पॉन्सिबिलिटी जिलाधिकारी की। तो इसमें अब और क्या करना चाहिए और क्या क्या अभी तक हमने सुधार किए हैं। जो अंग्रेजों के ज़माने के जिलाधिकारी थे, एडमिनिस्ट्रेशन था, उसके मुकाबले आज हम बहुत कुछ बदल गए। आज हम उन्हें ट्रेनिंग भी थोड़ा सा जॉब ओरिएंटेड दे रहे हैं, टेक्निकल दे रहे हैं, दे रहे नहीं। उन्हें साइबर क्राइम जैसी चीज़ें उस टाइम थोड़ी थी जैसी आज है। साइबर क्राइम के बारे में उन्हें बताया जाता है कि साइबर क्राइम में क्या क्या आपको एक्शन लेना है, कैसे कैसे लोग चोरी कर सकते हैं, हमारा डाटा चोरी कर सकते हैं, बेच सकते हैं, है नहीं। और आपने साइबर क्राइम में देखा होगा लोगों के अकाउंट से पैसे भी इधर उधर हो जाते हैं, है नहीं। तो इन्हें हम आपको ये अवेयर करना पूरी जनता को, ये किसकी जिम्मेदारी है? एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है। क्योंकि आज नई चुनौतियाँ जिलाधिकारी के सामने हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के सामने नई चुनौतियाँ हैं। वो चुनौतियाँ पुराने वाली जो हैं वो उतनी नहीं हैं जितनी आज नई नई चुनौतियाँ आ रही हैं। आपने सुना होगा कई ऐसे लोग हैं जो आपके OTP से आपका अकाउंट खाली कर देते हैं, है नहीं। तो क्या है कि ऐसी ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन जुडिशरी रिफॉर्म होना चाहिए। जैसे जुडिशरी में क्या क्या रिफॉर्म होना चाहिए, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, 2 ही लॉ हैं, ठीक। उसके बाद आप देखेंगे कि जुडिशरी के अपॉइंटमेंट में क्या क्या आना चाहिए। वहाँ कोई सुधार अभी हमें आपको नज़र नहीं आ रहा है। कॉलेजियम जैसा सिस्टम चला आ रहा है, NJAC बनाया तो आपको पता ही है, वो सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वाइड कर दिया। तो आज भी हम कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल चल रहे हैं कि आज भी पूरे वर्ल्ड में हमारे सामने एक नए तरह का सिस्टम इंडिया में ही है और कहीं नहीं है कि हमारे यहाँ जज ही जजों को अपॉइंट कर रहे हैं। और किसी कंट्री में जाकर देखेंगे तो वहाँ पॉलिटिशियन में उनका रोल है, जज अकेले नहीं है। तो UK में जब ब्रिटेन की कंपेयर होगी तो मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ कैसे कैसा है अपने यहाँ कैसे। चलिए, पॉलिटिकल्स, धन बल बहुबल, ठीक, इनके सहारे लोग वोट जीत के आते हैं। इसमें क्या क्या हमारे इलेक्शन कमीशन ने क्या क्या रिफॉर्म किए हैं, क्या क्या और होने बाकी हैं। आप देखेंगे कि हमने एक अपर लिमिट डिसाइड कर दी कि इतने ही पैसे आपको खर्च करने हैं, उसका भी ऑडिट होगा, ठीक है। अपनी इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी, आपके पास प्रॉपर्टी कितनी है, आपका बैकग्राउंड क्रिमिनल तो नहीं है, उसकी आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, कहाँ कहाँ कौन कौन से चार्जेज आपके पास कोर्ट में लगे हुए हैं। तो क्या है ये रिफॉर्म है। इससे पहले ये कभी रिफॉर्म नहीं था। हर आदमी इलेक्शन लड़ रहा था, उसका बैकग्राउंड चाहे कुछ भी था, ठीक। तो ऐसे कोई रिफॉर्म पॉलिटिकल्स में हुए या नहीं हुए। नेशनल पार्टीज होनी चाहिए, इन्हें दर्जा कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा मिलने लगा है, दिया है हमने। चलिए, नेशनल पॉलिसी फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। तो वुमेन के बारे में हमारी नेशनल पॉलिसी क्या क्या है, उनके लिए हमने क्या क्या करा है। तो आप एक एग्जाम्पल नहीं है, मेरे पास बहुत एग्जाम्पल हैं जहाँ हमने इनके लिए बहुत काम किया है, अभी बहुत कुछ काम किया जाना बाकी है। जैसे 1992 में हमने वुमेन कमीशन ही बना दिया, इन्हें हमने रिजर्वेशन दे दिया है, अभी रिजर्वेशन और भी जाना चाहिए। इन्हें हम जो प्रीएम्बल के हमारे 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो इक्वलिटी के साथ सबके मिलने चाहिए। आर्टिकल 14 कहता है राइट टू इक्वलिटी, इक्वलिटी में सबके बराबर आनी चाहिए, एजुकेशन में आनी चाहिए। क्या पॉलिसी बनाई है मेरी गवर्नमेंट ने, क्या नहीं बनाई है, ठीक। हेल्थ में क्या है, सिक्योरिटी में क्या है, समझ लो। तो मैटरनिटी लीव भी हम आपको पता ही है ज़्यादा दे रहे हैं, 6 मंथ दे रहे हैं, पहले 3 मंथ। तो क्या है ये हमारी पॉलिसीज है। हम चाहते हैं कि ये दोनों एक साथ चलने चाहिए, इकोनॉमिकल भी हमारे बराबर होनी चाहिए, सोशली भी होनी चाहिए, पॉलिटिकल्स भी होनी चाहिए। तो 3 एरियाज में मेरी गवर्नमेंट क्या क्या काम कर रही है, क्या क्या काम कर चुकी है, उसका बदलाव तो आपको दिखता ही है, बदलाव दिख ही रहा है। पहले के मुकाबले आज ज़्यादा अच्छा काम हो रहा है। हालांकि अभी भी बहुत कुछ किया जाना इसमें बाकी है, अभी भी पूरी तरीके से वो कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चल पा रही है। नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रंस के लिए क्या है, आपने देखा होगा कि पहले ऐसी बीमारियां हमारे यहाँ थी। आपने चिकन फॉक्स का नाम सुना, गांव के गांव, शहर के शहर खाली करे उसमें, प्लेग, पोलियो। आज हमने हमारी मोदी जी की सरकार ने एक मिशन इंद्रधनुष चलाया, जो बेसिक 7 डिजीज हैं उनको हम वैक्सीनेट कर रहे हैं उनसे।
पोलियो जैसी चीज़ हम ख़त्म ही कर चुके हैं, WHO ने सर्टिफिकेट भी दे दिया। चिकन फॉक्स होता ही नहीं है, रेयर केस में एक तो होता है नहीं। तो आप ये देख रहे हैं, उनके लिए एजुकेशन पॉलिसी क्या कर रखी है हमने, आर्टिकल 21A फंडामेंटल राइट बना दिया हमने उनका, सर्व शिक्षा अभियान चलाया हमने, सब पढ़े सब बढ़े, है नहीं। और उनका क्या, उन्हें मिड डे मील हम दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दे रहे हैं, कंपलसरी दे रहे हैं। तो आप जी को ये जानकारी सारी आ गई होंगी कि ऐसे ऐसे काम भी हमारी गवर्नमेंट किसके लिए कर रही है, चिल्ड्रंस के लिए कर रही है। और अगर ये काम हमारे होते रहे तो आप समझ लीजिए कि बहुत कुछ बदलाव हो चुका है और बहुत कुछ किया जाना भी बाकी है। अभी गवर्नमेंट एक पॉलिसी ला रही है, 2 चाइल्ड पॉलिसी, अभी उस पर डिबेट है, अभी डिबेट का विषय है, अभी कोई बिल आया नहीं है, जब वो आएगा देखी जाएगी। ठीक, चलिए, नेशनल पॉलिसी फॉर सीनियर सिटीजन क्या कर रहे हैं, इनकम टैक्स में उन्हें बेनिफिट दे रहे हैं, हम लोग दे रहे हैं, वृद्धावस्था पेंशन दे रहे हैं, ओल्ड एजर्स को पेंशन देते हैं, नहीं, उन्हें इक्विटी भी, ग्रेचुइटी भी ज़्यादा देते हैं हम लोग उन्हें। जहाँ तहाँ हम आप देखेंगे जैसे कि रोडवेज की बसें होती हैं, मेट्रो में अगर आप दिल्ली की मेट्रो में देखें तो आपको सीनियर सिटीजन्स की सीटें भी रिजर्व हैं। ठीक है, हर तरीके से उन्हें हम बेनिफिट देते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट और क्या करना चाहती है, पेंशन स्कीम्स अगर उन्होंने ख़त्म करी है तो उनके लिए नई स्कीम्स लाए हैं वो लोग, न्यू पेंशन स्कीम्स। तो उन्हें कहीं ना कहीं सिक्योरिटी हम प्रोवाइड करा ही रहे हैं और की रहे। नेशनल यूथ पॉलिसी क्या है, आपको पता ही, पूरे वर्ल्ड में अगर सबसे यंग देश है तो वो इंडिया है आज। तो इन्हें यंग ही किसी भी सिस्टम को डायरेक्शन देने के लिए जिम्मेदार होता है, रेवोल्यूशंस यंग लाता है। तो इससे कैसे कैसे हम इसे सेटिस्फाई करें, एम्प्लॉयमेंट दें, एजुकेशन पॉलिसी अच्छी होनी चाहिए जिससे इन्हें रोजगार मिल जाए, भटकाव नहीं आए, यानी क्राइम रेट भी बढ़ सकता है, भटकाव आया तो क्राइम रेट बढ़ जाएगा। ठीक, तो हमारी गवर्नमेंट ने कौन कौन सी पॉलिसी चला रखी है इसके लिए, वो हमें आपको देखनी चाहिए। ठीक, वो अपने सिलेबस नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। एजुकेशन में अभी नई एजुकेशन पॉलिसी क्या है हमारी, अभी तक 3 पॉलिसी हमारे पास आई हैं। ठीक है, तीसरी पॉलिसी NEP है हमारी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो उसमें क्या है, हम चाहते हैं कि प्रोफेशनली बच्चे को तैयार करा जाए, जिसका जहाँ उसकी रुचि है, जहाँ वो अच्छा कर सकता है उसे वो सब्जेक्ट दिया जाए, उधर उसे छोड़ा जाए, कैसे कैसे काम करेगा। तो हमारी नेशनल पॉलिसी कहीं ना कहीं यूथ पॉलिसी के सभी इंटरलिंक होती है कि यूथ जो आगे चलकर क्या करेगा, पहले बेसिक करेगा, उसकी एजुकेशन कैसी है, फिर यूथ उसे दिशा देगा, उसे डायरेक्शन देगा, अपने करियर को देगा, तो देश को भी देगा। ठीक, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी क्या होनी चाहिए, मैंने आपको बताई थी कि एक बार कि 1952 में ही पहला वर्ल्ड में पहला कंट्री है जिसने पॉपुलेशन कंट्रोल के प्रोग्राम चलाए। उसके बावजूद भी अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं है, आपको समझ में आती है ये बात। और इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई है कि संभालना मुश्किल होता है। चाइना के बाद सेकंड नंबर पर हमारा ही नंबर आता है। तो हमें देखना चाहिए कि पॉलिसी, जो पॉपुलेशन पॉलिसी है वो कैसे कैसे बननी चाहिए। कुछ एरियाज जहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, अच्छा ये पॉपुलेशन बढ़ रही है, चलिए हम इसे मान लेते हैं, लेकिन जेंडर के आधार पर आज भी डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। आज भी अगर आप देखें तो हमारे पास जो सेक्स रेशियो वो सेम नहीं है, फीमेल आज भी कम है। ठीक है, तो हमें इसमें सुधार करने की ज़रूरत है। और मेरी गवर्नमेंट ने चलाया ही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, इसी वजह से चलाया कि आज भी हमारी जो है इम्बैलेंस हो जाएगा पूरा मामला। ठीक, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कैसे कैसे काम होती है, गवर्नमेंट अकेली काम करने में उससे ज़्यादा समय लग जाता है। प्राइवेट पार्टनरशिप कैसे कैसे होती है, गवर्नमेंट ने कौन कौन से काम ये PPP पे करवा रखे हैं। जितने रोड हैं, कंस्ट्रक्शन है, न्यू कंस्ट्रक्शन है, किस पे होते हैं, इस पे हो रहे हैं। लगाओ, बनाओ, चलाओ, दे दो, वापस कर दो। जितने भी रोड बनने किस पे बनने, इसी मॉडल पे बनने। पैसा लगा रहे हैं, फिर वो वसूल रहे हैं, उसके बाद जब उनकी वसूली पूरी हो जाती चले जाते हैं छोड़ कर। समझ रहे हो? फिर क्या, राइट इशू में कुछ लोगों के, ये भी सिक्योरिटी फोर्स इन इंडिया जो मैंने आपको बताई, पैरामिलिट्री फोर्सेस, तो उसमें हमें ये सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं। और इन्हें पढ़ने के बाद
हमें पता लगता है कि हमारी गवर्नेंस क्या क्या हमसे करवाना चाहती है और यूपीएससी की क्या रिक्वायरमेंट है कि हमारे बच्चे को क्या क्या उस पर आना चाहिए, हमें क्या पढ़ना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, कितना अपडेट रहना चाहिए गवर्नमेंट की सारी पॉलिसीज, जितनी पॉलिसीज हैं, चाहे वो पॉपुलेशंस की हैं या फिर वो पॉलिटिकल्स हैं, रिफॉर्म हैं, जितने भी हैं हमारे, या वुमेन से रिलेटेड है, तो सारी पॉलिसीज अगर गवर्नमेंट को चलाती है तो आपने देखा वुमेन एम्पावरमेंट में उज्ज्वला, आशा, आंगनवाड़ी, क्या है ये एम्पावरमेंट के लिए बना रहे हैं हम लोग। ये मजबूत होनी चाहिए, माँ मजबूत तो भविष्य मजबूत, बच्चा मजबूत, ठीक। तो ऐसी ऐसी आज हमारी ये सिलेबस से रिलेटेड हमने आपसे कुछ बातें की हैं जिन्हें हमने यूपीएससी के मेंस में देखना होता है। इसका अपना एक रोल है सेकंड पेपर में जीएस के। दैट्स ऑल।